बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear listeners and the students and the teachers, we are going to study about urinary system of humans. इंसान का निज़ाम अखराज क्या होता है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी. लेसन ओवरव्यू, आज के सबक का ओवरव्यू कर लेते हैं. दिस लेसन एक्सप्लेन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस. इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड द ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी. ये सबक इंसानों में एक्सक्रीटरी सिस्टम निज़ाम अखराज की वजाहत करता है और हमारी मदद करता है ये समझने में कि हमारे गुर्दे जो हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी साख्त क्या होती है और उसका आस्मो रेगुलेशन में क्या फंक्शन है, यानी उसका क्या किरदार है. हाउ इट रेगुलेट्स द इंटरनल बॉडी इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट बाय आस्मो रेगुलेटरी सिस्टम. लर्निंग आउटकम्स. You will learn in this lesson about excretory system of humans. इंसान का निज़ाम अखराज क्या होता है उसके बारे में हम सीखेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, गुर्दे की साख्त क्या होती है, एंड फंक्शन ऑफ किडनीज, के गुर्दों की का काम क्या होता है, उनका फंक्शन क्या है. की वर्ड्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑस्मो रेगुलेशन, किडनीज, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर. लेट्स मूव. एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या? व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम? द सिस्टम दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग वेस्ट मटेरियल्स such as urea, uric acid, salts, water, etc. is called an excretory system. वो निज़ाम जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल जिस्म से खारिज होते हैं, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, नमकियात हैं, पानी है और दीगर चीज़ें जो जिस्म से खारिज होती हैं, उसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड द यूरिनरी सिस्टम एज इट प्रोड्यूसेस यूरिन. ये पेशाब का अखराज का सिस्टम भी कहलाता है क्योंकि ये पेशाब पैदा करता है. इस सिस्टम के ज़रिए जो आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे यूरिन पेशाब पैदा करने में ये अहम किरदार अदा करता है, बुनियादी किरदार अदा करता है. तो इसलिए इसको यूरिनरी सिस्टम भी कहा जाता है. यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स. यूरिनरी सिस्टम के 3 बुनियादी अहम हिस्से होते हैं. नंबर 1 इज ए पेयर ऑफ किडनीज, गुर्दों का एक जोड़ा. ये एक इसका हिस्सा होता है. इसका दूसरा हिस्सा, सेकंड पार्ट, इज ए पेयर ऑफ यूरिटर. यूरिटर का एक जोड़ा जो है ये इसका दूसरा हिस्सा है. एंड द थर्ड वन इज, तीसरा हिस्सा है यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर या जिसे मसाना कहते हैं, ये 3 बुनियादी हिस्से हैं इस यूरिनरी या एक्सक्रीटरी सिस्टम के. देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम: अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरिटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर. किडनी की सबसे पहले हम बात करते हैं. किडनीज, इनकी शेप क्या होती है? व्हाट इज़ द शेप? इसकी शक्ल क्या होती है किडनीज की? किडनीज आर डार्क रेड बीन शेप ऑर्गन्स. बीन शेप, जिस तरह लोबिया का दाना होता है, लोबिया का बीज होता है, इस तरह की इसकी शक्ल होती है. गुर्दे की भी ये बिल्कुल आप देखते हैं तो ये जिस तरह एक लोबिया का की दाल होती है, उसका दाना जिस तरह की शक्ल का होता है, इसका भी इसी तरह का की शक्ल होती है. नंबर 2, साइज इसका क्या होता है? ईच किडनी इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर थिक. तकरीबन, कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन तकरीबन जो हर गुर्दा जो है 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 to 5 सेंटीमीटर वाइड चौड़ा होता है. चौड़ाई इसकी तकरीबन कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर. और इसकी मोटाई, थिकनेस इसकी 3 to 4 सेंटीमीटर होती है. 10 से 12 सेंटीमीटर ये लंबा होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर
चौड़ा होता है और 3 से 4 सेंटीमीटर ये मोटा होता है। वेट, इट्स वेट इज़ अबाउट 129 ग्राम्स। 120 से 129 या राउंड अबाउट इतना ग्राम्स एक गुर्दे का वज़न होता है। फॉर द राइट किडनी, दाएं तरफ का जो गुर्दा होता है उसका तकरीबन 120 टू 129 130 ग्राम्स इसका वेट होता है, जबकि लेफ्ट किडनी हैज़ 137 ग्राम्स ऑफ वेट। बाएं तरफ का जो गुर्दा है उसका तकरीबन 137 ग्राम वज़न होता है, यानी लेफ्ट किडनी इज़ हैवियर देन द राइट किडनी। The weight of a female right kidney is 108 gram and of left one is 116 gram. ख़वातीन का, फीमेल का जो गुर्दे होते हैं वो मर्दों के मुकाबले में छोटे होते हैं। इनकी जो राइट किडनी है वो तकरीबन 108-110 ग्राम का होता है और बाएं तरफ का जो गुर्दा है वो तकरीबन 115-116 ग्राम होता है। लोकेशन इसकी क्या है, कहाँ पाया जाता है? तो किडनीज आर लोकेटेड नियर द बैक वॉल ऑफ एब्डोमेन कैविटी जस्ट बिलो द डायाफ्राम। डायाफ्राम, ये डायाफ्राम है, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर आप देखते हैं तो ये किडनीज मौजूद हैं। और जो बैक वॉल होती है एब्डोमेन, ये पेट का जो खला होता है, इसकी जो पिछली दीवार होती है, बैक स्पाइन या स्पाइनल कार्ड जिसे कहते हैं या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, उसके दाएं और बाएं तरफ ये गुर्दे होते हैं। किडनीज आर लोकेटेड नियर द बैक वॉल एब्डोमेन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायाफ्राम, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कार्ड या वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी के दाएं और बाएं तरफ, यहाँ पीछे जो है रीढ़ की हड्डी होती है इसकी बैक साइड पे, तो इसके एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ एक एक गुर्दा होता है। द लेफ्ट किडनी इज लिटल हायर देन द राइट वन। जो बाएं तरफ वाला गुर्दा होता है वो दाएं तरफ वाले गुर्दे से थोड़ा सा ऊंचा होता है, यानी दोनों बिल्कुल बराबर नहीं होते, एक की ऊंचाई ज़्यादा होती है दूसरे की कम होती है। तो बाएं तरफ वाला जो गुर्दा है वो ज़रा ऊपर होता है और दाएं तरफ वाला ज़रा नीचे होता है। द कनकेव साइड ऑफ ईच किडनी फेसिस द वर्टिब्रल कॉलम। जो कनकेव साइड होती है, ये वाली साइड जो है कनकेव, जो अंदर को झुकी हुई होती है, इसका जो रुख है इट फेसिस टू स्पाइनल कार्ड वर्टिब्रल कॉलम। तो इसका जो कनकेव साइड है वो वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी की तरफ मुड़ी होती है, इसकी भी और दोनों की गुर्दों की जो कनकेव साइड है वो मुड़ी होती है वर्टिब्रल कॉलम की तरफ। द किडनीज आर प्रोटेक्टेड बाय लास्ट टू रिब्स। ये दो यहाँ पर दो पसलियाँ होती हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं, दो पसलियाँ यहाँ पूरी आगे तक आई हुई होती हैं इस तरह, ये भी, ये इसको प्रोटेक्ट करती हैं, इसकी हिफाजत करती हैं। द कनकेव साइड ऑफ ईच किडनी फेसिस द वर्टिब्रल कॉलम। जो कनकेव साइड होती है ये वर्टिब्रल कॉलम की तरफ इसकी मुड़ी होती है। द किडनीज आर प्रोटेक्टेड बाय लास्ट टू रिब्स। दो आखिरी जो पसलियाँ होती हैं वो इसकी प्रोटेक्ट करती हैं, इसे महफूज करती हैं, इसको बचाती हैं बैक साइड से, ख़ास तौर पे फ्रंट साइड से। ये है राइट किडनी और ये है लेफ़्ट किडनी। तो लेफ़्ट किडनी इज समवट हायर देन द राइट किडनी। थोड़ा सा बायां गुर्दा जो है वो दाएं गुर्दे से थोड़ा सा ऊंचा होता है, और हमने पहले पढ़ा है कि ये ज़रा बड़ा भी होता है। स्ट्रक्चर किडनी का अगर हम देखें, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी? ईच किडनी हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। हर किडनी के मंदरजा झैल हिस्से होते हैं। नंबर 1 इज़ हाइलस, नंबर 2 इज़ रेनल कॉर्टेक्स, नंबर 3 इज़ रेनल मेडुला, नंबर 4 इज़ रेनल pyramid, number 5 is renal pelvis, number 6 is nephron, number 7 is renal corpuscles, नंबर इस 7 के जो है इसके आगे दो पार्ट्स होते हैं, एक है glomerulus और द सेकंड वन इज Bowman's capsule। 8th पार्ट है दैट इज रेनल ट्यूब्यूल, और इसके भी दो हिस्से होते हैं, वन इज प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, बल्कि 3 हिस्से होते हैं। दूसरा हिस्सा जो है वो है लूप ऑफ हेनली, एंड तीसरा थर्ड वन इज डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। 9th पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट एंड 10th पार्ट इज द पेपिलरी डक्ट्स। तो ये
देयर आर 10 मेजर पार्ट्स ऑफ द किडनी, 10 बड़े बड़े इसके हिस्से होते हैं। इनके बारे में हम आगे चल के इन डिटेल बात करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइलस की। द फर्स्ट वन इज हाइलस। व्हाट इज हाइलस? ये जो कनकेव साइड है, ये जो साइड है, दैट इज कॉल्ड हाइलस। द कनकेव शेप डिप्रेशन दैट फेसिस द स्पाइन इज कॉल्ड हाइलस। ये यहाँ पर रीढ़ की हड्डी यहाँ पे बैक पे होती है इस तरह, तो ये रीढ़ की हड्डी को ये जो साइड है ये फेस करती है। ये जो साइड है चूँकि रीढ़ की हड्डी की तरफ मुड़ी होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये इट इज़ फेसिंग टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम। इस साइड की भी और इस साइड, ये दोनों जो डिप्रेशंस हैं, दबी जगह हैं, कनकेव साइड्स हैं हाइलस, इन्हें हाइलस कहते हैं। दिस इज हाइलस एंड दिस इज द हाइलस। द यूरिटर लीव्स द किडनी थ्रू द हाइलस। यूरिटर, ये जो यूरिटर है, ये नाली जो नीचे लेके जाती है पेशाब को मसाने की तरफ, ये इसी में से बाहर निकलती है, इसी हाइलस में से निकलती है और निकल के बाहर नीचे मसाने की तरफ जाती है। ब्लड वेसल्स एंटर एंड लीव द किडनी थ्रू हाइलस। जितनी ब्लड वेसल्स होती है, ये खून की नालियाँ हैं, ये भी इसी हाइलस से ही निकलती भी हैं और दाखिल भी होती हैं अंदर और बाहर भी आती हैं। lymphatic vessels and nerves enter and leave the kidneys through hilus। जो lymphatic vessels होती हैं, आपको पता है कि ख़ास किस्म का केमिकल निकलता है मुख्तलिफ, जो हमारा एक पूरा एक सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम जिसे कहते हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स निकलते हैं, रतूबतें निकलती हैं। ये बाकायदा वेसल्स हैं उनकी, और वो वेसल्स वो भी गुर्दे के अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं, वो भी हाइलस से ही आती जाती हैं। तो हाइलस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक तो यह है कि ये कनकेव जो इसकी जो साइड है उसे हम हाइलस कहते हैं, इसकी भी और इसकी भी। दूसरा ये है कि इसमें से यूरिटर निकलती है जो नीचे लेके जाती है मसाने की तरफ पेशाब को। और तीसरा, इसमें से जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी यहाँ से दाखिल होती हैं और यहीं से निकलती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स वो भी, और नर्व सेल जो हैं, जो हिस्सी जो एसाब हैं, वो भी हाइलस से ही अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। नंबर 2 है रेनल कॉर्टेक्स। द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड रेनल कॉर्टेक्स। इट इज़ डार्क रेड इन कलर। ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं, ये हिस्सा क्या कहलाता है? रेनल कॉर्टेक्स। ये बाहर वाला हिस्सा होता है, ये रेड, डार्क रेड कलर का होता है। नंबर 2, रेनल मेडुला। रेनल मेडुला इज द इनर पार्ट ऑफ द किडनी। ये जो किडनी का अंदर वाला हिस्सा होता है, ये इसे हम रेनल मेडुला कहते हैं, ये सारा हिस्सा। इट इज़ पेल रेड इन कलर। थोड़ा सा जर्दी माइल सुर्ख रंग का ये हिस्सा होता है, ये बड़ा होता है काफ़ी उसके मुकाबले में, रेनल कॉर्टेक्स के मुकाबले में। नंबर 4 है रेनल पिरामिड। रेनल पिरामिड्स क्या होते हैं? द रेनल मेडुला कंसिस्ट ऑफ मैनी कोन शेप एरियाज। दीज कोन शेप स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेनल पिरामिड्स। ये कोन की तरह के, तो कोनिश टाइप के ये जो हिस्से होते हैं, बहुत सारे इसके अंदर होते हैं मेडुला के अंदर। इन हिस्सों को, ये जो पिरामिड की तरह के होते हैं, इनको मखरूती शक्ल के, इन्हें रेनल पिरामिड्स कहते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद होती है इनकी। ये हैं रेनल पिरामिड्स। नंबर 5 है रेनल पेल्विस। पेल्विस क्या है? रेनल पेल्विस इज द रेनल पेल्विस इज अ फनल शेप कैविटी। इट इज़ द बेस ऑफ द यूरिटर। ये फनल कीफ की तरह की ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये कीफ नुमा हिस्सा जो है, जिसे पूरा ये कीफ सी बन जाती है, इसे हम कहते हैं रेनल पेल्विस। और यहीं से यूरिटर आप देखते हैं तो यहाँ से शुरू होती है और ये यहाँ से नीचे की तरफ जाती है। रेनल पेल्विस इज फनल शेप, फनल कीफ को कहते हैं, कैविटी। इट इज़ द बेस ऑफ यूरिटर। यूरिटर की ये बुनियाद है। 6th पार्ट है नेफ्रॉन।
गुर्दे का जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, यूनिट होती है, पूरा गुर्दा जिस चीज़ का बना होता है वो नेफ्रॉन कहलाते हैं। द नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन किडनी का पूरा फंक्शनल यूनिट है, यानी गुर्दा जो काम करता है वो इसी की बुनियाद पे काम करता है, नेफ्रॉन की बुनियाद पे। देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन द किडनी। गुर्दे में तकरीबन 10 लाख के करीब नेफ्रॉन्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, गुर्दे का सारा काम यही करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर भी फंक्शन भी हम देखेंगे। ये है इसकी शक्ल होती है नेफ्रॉन की। ये बहुत सारे हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, इसका भी आगे हम याद पढ़ेंगे। और ये असल काम जो होता है, जो एक्सक्रीशन का या जो जिस्म से मादे खारिज करने का या ब्लड को फिल्टर करने का काम ये नेफ्रॉन करते हैं। नंबर 7 है रेनल कार्पसल्स। ये रेनल कार्पसल, द रेनल कार्पसल इज द पार्ट, ये पार्ट है रेनल कार्पसल ऑफ द नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का हिस्सा होता है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये जो हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं, रेनल कार्पसल। इट इज़ नॉट ट्यूबुलर, ये ट्यूबुलर नहीं होता, ट्यूब की तरह नहीं होता, बल्कि गोल गेंद की तरह का होता है, बाल की तरह का होता है। इट हैज़ 2 पार्ट्स, इसके 2 हिस्से होते हैं। नंबर 1 ग्लोमेरुलस एंड नंबर ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। खून की जो बारीक नालियाँ होती हैं, कैपिलरीज जो बहुत ही बारीक होती हैं, उनका एक जाल होता है, ये उस जाल पर मुश्तमिल होता है, इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। और इसका दूसरा हिस्सा जो है वो रेनल कार्पसल का वो है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल्स इज़ अ कप शेप स्ट्रक्चर दैट एनक्लोजेज द ग्लोमेरुलस। ये कप की तरह का शक्ल होती है, ये इस तरह की, ये जो शक्ल है ये एक प्याले की तरह की, इसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। इसको बड़ा करके देख लेते हैं तो ये है, जो इसके अंदर है ये है, दिस इज ग्लोमेरुलस, कैपिलरीज का गुच्छा होता है, और इसके बाहर ये प्याला सा जो है वो दैट इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। Eighth part is renal tubule. The renal tubule is a part of nephron. Renal tubule नेफ्रॉन का हिस्सा होता है। जो हमने पढ़ा है कि ये ख़ास तौर पे जो सेल होते हैं नेफ्रॉन्स, गुर्दा जिनका बना होता है, उसका जो ट्यूबुलर हिस्सा होता है, ट्यूब की तरह का हिस्सा होता है, उसे रेनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। दैट स्टार्ट्स आफ्टर द बोमेन्स कैप्सूल। जो बोमेन कैप्सूल के बाद शुरू होता है, इट हैज़ 3 पार्ट्स, इसके 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 इज़ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नंबर 2 इज़ लूप ऑफ हेनली, नंबर 3 इज़ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो 3 इसके हिस्से होते हैं रेनल ट्यूब्यूल्स के। इनको देखते हैं कि कौन से होते हैं। ये नंबर 1 इज़ यानी फर्स्ट पार्ट रेनल ट्यूब्यूल का होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल। ये रेनल ट्यूब्यूल्स का पहला हिस्सा होता है। ये तो वो कार्पसल जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इससे पीछे जो है ये वाला हिस्सा जो है, इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल। जो इस गोले के बाद जो फर्स्ट पार्ट होता है इस ट्यूब्यूल, ये पूरी ट्यूब्यूल है यहाँ तक, तो इसका जो पहला हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल convoluted tubule. Second part is loop of Henle. It is a U-shaped part. U की तरह की शक्ल का एक हिस्सा होता है of renal tubule. It is called loop of Henle. ये हिस्सा जो है ये U की तरह का शक्ल का होता है, इसे हम लूप ऑफ हेनली कहते हैं। एक जर्मन था जिसने ये इसको सबसे पहले दरियाफ्त किया था। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसका लास्ट हिस्सा होता है। इट इज़ द लास्ट पोर्शन ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल। ये रेनल ट्यूब्यूल का आखिरी हिस्सा है। ये हिस्सा यहाँ से ये शुरू होती है और यहाँ जाकर ख़त्म होती है, तो ये इसका आखिरी हिस्सा जो है इसे हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो 3 इसके बड़े हिस्से होते हैं रेनल ट्यूब्यूल के। एक को कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरा लूप ऑफ हेनली है और तीसरा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। नेफ्रॉन
की हमने बात की है। ये नेफ्रॉन जो है ये पूरे इस हिस्से को, ये पूरा हिस्सा जो है ये नेफ्रॉन कहलाता है। ये हिस्सा ये नेफ्रॉन है। इसके सबसे पहला हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा रेनल कॉर्पस्कल्स है। और नंबर 2 जो है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक को कहते हैं ग्लोमेरुलस, ये जो बीच में कैपिलरीज का ये इसे, और दूसरा हिस्सा जो इसे कप की तरह का, प्याले की तरह होता है, इसे वुमेन कैप्सूल कहते हैं। और फिर इसके पहले हिस्से को रेनल ये है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, ये जो पहला हिस्सा है इसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। और ये जो यू शक्ल का हिस्सा होता है, ये यू टाइप का, इसे हम लूप ऑफ हेनली कहते हैं। और इसके बाद जो है लास्ट हिस्सा इसका, ये वाला हिस्सा, इसे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। तो ये पूरी ये रेनल ट्यूब्यूल है। ये रेनल ट्यूब्यूल जो है आगे जाकर एक डक्ट के साथ जाके जुड़ जाती हैं। ये एक नेफ्रॉन का दूसरा नेफ्रॉन जो है वो यहाँ जुड़ेगा, तीसरा यहाँ पे, चौथा। तो इन सब से ये उसको जो मटेरियल होता है, जो गुर्दे जिसको फ़िल्टर करते हैं, ये जो ट्यूब है ये इसको कलेक्ट करती है सारे इन सब नेफ्रॉन में से। तो इसलिए इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट जो है वो आगे देखते हैं यहाँ से, ये कलेक्टिंग डक्ट है। ये बीच में मुख्तलिफ नेफ्रॉन है। कलेक्टिंग डक्ट आके फिर यहाँ पर एक जमा हो जाती है। मुख्तलिफ कलेक्टिंग डक्ट जो है किडनी के अंदर जमा होती हैं और इनको ये पूरा जो है रेनल पिरामिड है। तो मुख्तलिफ रेनल पिरामिड्स मिलकर फिर गुर्दा बनाते हैं। कलेक्टिंग डक्ट की हमने बात की है। कलेक्ट जैसे जमा करना होता है, ये तमाम मटीरियल्स को नेफ्रॉन से कलेक्ट करता है, जमा करती है ये नाली। द डिस्टल कन्वोल्यूटेड डक्ट ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इन सिंगल डक्ट, ये जो हमने पहले पढ़ा है, इसमें ये सारी यहाँ से आकर एक नेफ्रॉन की दूसरी यहाँ मिलेगी, तीसरी यहाँ मिलेगी, चौथी यहाँ मिलेगी। तो ये सारे एक सिंगल डक्ट जो होता है उसके अंदर आके ये जमा हो जाती हैं। इन्हें हम कहते हैं कि ये कलेक्टिंग डक्ट है। द डिस्टल कन्वोल्यूटेड डक्ट्स ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इन अ सिंगल डक्ट, इट इज़ कॉल्ड अ कलेक्टिंग डक्ट। और नंबर 10 पार्ट है, दैट इज़ पेपिलरी डक्ट। तो पेपिलरी डक्ट जो है ये मुख्तलिफ जो आकर मिलती हैं कलेक्टिंग डक्ट्स किसी एक डक्ट के अंदर, उसे पेपिलरी डक्ट कहते हैं। कलेक्टिंग डक्ट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म सेवरल हंड्रेड डक्ट्स, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में डक्ट नालियाँ बनाती हैं। दीज डक्ट्स आर कॉल्ड पेपिलरी डक्ट्स। द पेपिलरी डक्ट्स ड्रेन इनटू द रेनल पेल्विस। ये सारी डक्ट्स जो हैं वो रेनल पेल्विस में, वो जो कीफ होती है, फनल होती है, उसमें जाके गिरती हैं और सारा मटेरियल जो है उस पेल्विस में गिरा देती हैं। तो ये हमने देखा है। इसमें आप देखें तो ये जो है मुख्तलिफ कलेक्टिंग डक्ट जो है जमा होती हैं और यहाँ से फिर ये है फनल, इसके अंदर आकर, जिसे रेनल पेल्विस कहते हैं, इसमें आकर ये सारा मटेरियल यहाँ आता है और यहाँ से फिर यूरेटर के जरिए जिस्म से खारिज हो जाता है। फंक्शन कैसे करता है, हाउ डज द किडनी फंक्शनिंग, यानी गुर्दा काम कैसे करता है, उसके बारे में बात करते हैं। अभी हमने स्ट्रक्चर की बात की है, अब हम इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज़ टू फॉर्म यूरिन। असल जो काम है गुर्दे का वो पेशाब बनाना है। दिस फंक्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स में ये अमल होता है। जो पेशाब बनाने का अमल है वो 3 मरहलों में होता है। स्टेप 1 में क्या होता है, उसको हम कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। दबाव के तहत ये फिल्ट्रेट होता है, दबाव के तहत ये फिल्ट्रेशन होती है। द ब्लड एंटर्स द किडनी वाया द रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी वो आर्टरी जो कि दिल से खून लेके आती है, रेनल आर्टरी उसे कहते हैं। ये गुर्दे में दाखिल होती है। दिस आर्टरी डिवाइड्स इनटू मैनी आर्ट्रियोल्स। ये बहुत सारे छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें आर्ट्रियोल्स कहते हैं। दीज आर्ट्रियोल्स टेक द ब्लड टू द ग्लोमेरुलस। ये जो आर्ट्रियोल्स हैं, ये जो छोटी आर्टरीज हैं, ये ग्लोमेरुलस में खून को लेके जाती हैं। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ ये आर्ट्रियोल्स हैं, ये आ रही हैं और आकर ग्लोमेरुलस में खून पहुँचाती हैं। द प्रेशर ऑफ ब्लड इज़ वेरी हाई। ये जो खून होता है इसका प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ब्लड यानी हाई प्रेशर होता है इसके अंदर, खूब दबाव के तहत खून इस नालियों में आता है।
This pressure forces the water, salts, glucose and urea to go out of the glomerulus. This is called pressure filtration. ये जो खून का चूँकि दबाव बहुत ज़्यादा होता है तो ये प्रेशर पड़ता है यहाँ कैपिलरीज के अंदर, और वहाँ से फिर ये पानी जो होता है वो भी, फिर साल्ट जो नमकियात हैं वो भी, ग्लूकोज और यूरिया और दूसरे जो केमिकल्स हैं वो सारे के सारे इसमें से निकल जाते हैं बाहर। किस में चले जाते हैं? इसमें जो बुमेन्स कैप्सूल होता है उसमें चले जाते हैं। द मटेरियल पासिस टू द ग्लोमेरुलस कैप्सूल। दिस फिल्टर्ड मटेरियल इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ये जो मटेरियल जाता है यहाँ पे जाकर इसमें जमा हो जाता है, ये इसके अंदर, यहाँ इसके अंदर ये मटेरियल जमा हो जाता है। इस मटेरियल को जो कि साल्ट होता है, पानी होता है, यूरिया होता है और मुख्तलिफ जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो सारे इसमें जाके जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो फिल्ट्रेट हमें हासिल होता है यहाँ इस वुमेन कैप्सूल के अंदर, उसे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। स्टेप 2 सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, दोबारा से जज़ब हो जाना, दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाना। लेकिन ये सिलेक्टिव होता है, यानी सारे के सारे जो मटेरियल फिल्ट्रेट होते हैं, फ़िल्टर होकर बाहर निकल जाते हैं और सारे के सारे वापस नहीं आते, बल्कि उनमें से कुछ सिलेक्टिव किस्म के वापस एब्जॉर्ब हो जाते हैं। In this step, 99% of glomerulus filtrate is reabsorbed into the blood capillaries surrounding the renal tubules. This process occurs through osmosis, diffusion and active transport. तो 99% जो फिल्ट्रेट होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट वो वापस एब्जॉर्ब हो जाता है, वापस आ जाता है कैपिलरीज के ज़रिए खून में वापस आ जाता है। ये प्रोसेस जो है ऑस्मोसिस के ज़रिए भी, डिफ्यूजन के ज़रिए भी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी होता है। ये सारी चीज़ें, ये कंसेप्ट जितने भी हैं इससे पहले हम उनको डिस्कस कर चुके हैं। रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग वे। जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो इस तरीके से होती है। नंबर 1, वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज आर रीअब्जॉर्ब्ड बाई प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ज़्यादातर जो पानी है और जो नमकियात हैं वो दोबारा से अब्जॉर्ब हो जाते हैं, वापस खून में आ जाते हैं। कहाँ से? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है जो फर्स्ट पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब्यूल होता है। साल्ट इज़ रीअब्जॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नमक जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए दोबारा अब्जॉर्ब हो जाता है। और वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब्ड बाय ऑस्मोसिस। पानी जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है ऑस्मोसिस के ज़रिए। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली अलोज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये जो लूप ऑफ हेनली है, जो यू शेप का हमने पहले पढ़ा था, उसका जो डिसेंडिंग जो साइड होती है, यानी वो साइड जो नीचे की तरफ जा रही होती है, डिसेंडिंग नीचे जाने को कहते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है वो क्या करता है? पानी को रीअब्जॉर्ब करने में मदद देता है। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनली अलोज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट। ये जो असेंडिंग है, जो ऊपर की तरफ ये हिस्सा जो जा रहा होता है, ये इसमें ये क्या करता है कि ये रीअब्जॉर्ब करने में मदद देता है। ये वाला हिस्सा किसको? ये वाला हिस्सा हम साल्ट को रीअब्जॉर्ब करने में मदद करता है। जो ऊपर से नीचे आ रहा होता है वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, और जो नीचे से ऊपर जा रहा होता है वो साल्ट को रीअब्जॉर्ब करता है, दोबारा जज़ब करता है। द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आल्सो अलोज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द ब्लड। ये जो आखिरी हिस्सा होता है रेनल ट्यूब्यूल का, जिसे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, ये भी पानी को खून में वापस जज़ब होने में मदद देता है। स्टेप 3 में ट्यूबुलर सिक्रेशन होती है। इन दिस स्टेप डिफरेंट आयंस, क्रिएटिनाइन, यूरिया etc. are secreted from the blood into the filtrate in the renal tubule. This is done to maintain the pH value normal, that is 7.35 to 7.45. सिक्रीशन के ज़रिए भी ये रीअब्जॉर्प्शन होती है। इस स्टेप में जो आयन्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और क्रेटिनाइन एक ख़ास किस्म का केमिकल है, और यूरिया है, वो ब्लड में क्या होता है? इनटू फिल्ट्रेट, वो सिक्रीट होता है फ्रॉम द ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट इन द रेनल ट्यूब्यूल।
रेनल ट्यूब्यूल में ये जो यूरिया है और क्रिएटिनाइन है और आयंस हैं वो सिक्रीट होते हैं और रेनल ट्यूब्यूल्स में दाखिल हो जाते हैं ताकि पीएच वैल्यू जो होती है वो कायम रहे 7.35 टू 7.45, जो कि पीएच वैल्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये नॉर्मल रहनी चाहिए। इसके बनने और कम आने से सेहत पे और गुर्दों की जो फंक्शनिंग है उस पर असरअंदाज होते हैं, तो इसको नॉर्मल रखते हैं। नॉर्मल जो रेंज है इसकी 7.35 टू 7.45 है। यूरिन पेशाब बनाना गुर्दों का सबसे बड़ा काम है। आफ्टर पासिंग थ्रू ऑल ऑफ दीज स्टेप्स, ये जितने स्टेप्स हमने 3 स्टेप्स पढ़े हैं उसमें से जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, आफ्टर पासिंग थ्रू ऑल ऑफ दीज स्टेप्स द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द रेनल ट्यूब्यूल इज नॉन एज यूरिन। इस अब्जॉर्प्शन री अब्जॉर्प्शन के बाद जो रेनल ट्यूब्यूल के अंदर जो मटेरियल बाकी बचता है उसे पेशाब कहते हैं, यूरिन कहते हैं। इट मूव्स द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन टू द पेल्विस एंड देन टू द ब्लैडर थ्रू यूरिटर। ये जो पेशाब है ये रेनल ट्यूब्यूल से जाता है पेल्विस में और पेल्विस से फिर जाता है यूरिटर में और यूरिटर से फिर जाता है इसमें ब्लैडर में, मसाने में चला जाता है। यानी सबसे पहले रेनल ट्यूब्यूल्स में आता है, रेनल ट्यूब्यूल से फिर ये जाता है यूरिटर में, यूरिटर से फिर चला जाता है ब्लैडर में और वहाँ से वक्फे के बाद स्टोर रहने के बाद जब ज़रूरत होती है तो जिस्म से खारिज कर दिया जाता है। आस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी का एक बहुत अहम काम है आस्मो रेगुलेशन। आस्मो रेगुलेशन इज़ द रेगुलेशन ऑफ द concentration of water and salts in blood and other body fluids। आस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ये रेगुलेशन है, इसको बाकायदगी पैदा करना है किसमें? पानी की और नमकियात की जो कंसंट्रेशन होती है उसका जो घनापन होता है उसको खून के अंदर कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ये जो अमल होता है उसे आस्मो रेगुलेटरी फंक्शन कहते हैं और ये किडनी का काम है। तो आस्मो रेगुलेशन इज़ द रेगुलेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। आस्मो रेगुलेशन इज़ परफॉर्म्ड अंडर हार्मोनल कंट्रोल। जिस्म के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो इस आस्मो रेगुलेशन के सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स अगर सही काम करेंगे तो आस्मो रेगुलेशन भी सही होगी, अगर हार्मोन्स सही नहीं काम करते तो आस्मो रेगुलेशन का काम भी सही नहीं होता। किडनीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द आस्मो रेगुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट इन ब्लड। पानी के अंदर खून के अंदर जो पानी की कंसंट्रेशन होती है, जो घनापन होता है, उसको रेगुलेट करने में ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं किडनीज। It is an important process because the excessive loss of water concentrate the body fluid and excessive water intake dilutes the body fluid। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस्म के अंदर अगर पानी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? उससे ये बॉडी फ्लूइड जो है कंसनट्रेट हो जाएंगे, घने हो जाएंगे और सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, जिस्म को नुकसान पहुंचाएंगे। और अगर पानी एक्सेसिव उसका यूज़ हो, ज़्यादा पानी यूज़ किया जाए, पानी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया जाए तो बॉडी फ्लूइड्स डिल्यूट हो जाते हैं और ये भी जिस्म के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो इसको नॉर्मल रखने के लिए किडनीज जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं ताकि बॉडी फ्लूइड जो है वो नॉर्मल रहें, नमकियात और पानी की मिकदार, उनकी कंसंट्रेशन जो है वो ठीक रहे। फॉर्मेशन ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन, जो पतला पेशाब होता है वो कैसे बनता है? व्हेन देयर इज एक्सेसिव वाटर इन द बॉडी फ्लूइड किडनी फॉर्म्स हाइपोटोनिक डिल्यूट, यानी डिल्यूट यूरिन बाय फिल्ट्रेटिंग मोर वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज इनटू द बोमेन कैप्सूल। जब जिस्म के अंदर पानी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है तो उससे ये जो कैपिलरीज हैं ये ज़्यादा पानी का अखराज करती हैं। इसमें बोमेन जो कैप्सूल होता है उसके अंदर ज़्यादा पानी जाता है और कम पानी वापस जो है एब्जॉर्ब होता है। लेस वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब्ड एंड अबंडेंट डिल्यूट यूरिन इज़ फॉर्म, इट ब्रिंग्स डाउन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड टू नॉर्मल। जब पानी ज़्यादा होता है बॉडी में, बॉडी फ्लूइड्स में, तो ये पानी को ज़्यादा इसमें ये करती हैं, ये जो कैपिलरीज़ हैं, ये बोमेन कैप्सूल में पानी ज़्यादा जाता है और थोड़ा पानी रीअब्जॉर्ब होता है। तो इससे जो पेशाब बनता है वो डिल्यूट होता है, पतला होता है।
जिसे हाइपोटोनिक कहते हैं। इससे क्या होता है, पानी ज़्यादा मिकदार में जब जिस्म में होता है तो ये पानी फिर ज़्यादा मिकदार में जिस्म से खारिज होता है। इस तरह जिस्म का जो बॉडी फ्लूइड है वो नॉर्मल रहते हैं। इसके बरक्स अगर जिस्म के अंदर पानी कम हो तो उससे हाइपरटोनिक यूरिन बनता है, घना जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड पेशाब बनता है, जो ठीक नहीं होता। व्हेन देयर इज़ ए शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द बॉडी, जब जिस्म में पानी की कमी होती है तो क्या होता है, व्हेन देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द बॉडी फ्लूइड, किडनी फॉर्म्स हाइपरटोनिक यानी कंसनट्रेटेड यूरिन by filtrating less water from the glomerulus capillaries into the Bowman's capsule। जब पानी की मिकदार कम होती है तो ये जो कैपिलरीज हैं ये कम मिकदार में पानी को खारिज करती हैं और पानी जो इधर उसको रीअब्ज़ॉर्ब ज़्यादा कर लेती हैं, खारिज कम करती हैं, रीअब्ज़ॉर्ब ज़्यादा करती हैं बुमैन कैप्सूल से। मोर वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइपरटोनिक कंसनट्रेटेड यूरिन इज फॉर्म। इस तरह पानी यहाँ कम होता है और जो पेशाब बनता है वो घना बनता है, कंसनट्रेटेड बनता है, हाइपरटोनिक बनता है। इट ब्रिंग्स द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड नॉर्मल, इससे भी जो बॉडी फ्लूइड होता है वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये बहुत अहम रोल है। इस तरह आस्मा रेगुलेशन होती है, गुर्दों का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है और इस तरह हमारी बॉडी जो है नॉर्मल काम करती रहती है। तो आज हमने किडनीज़ के बारे में पढ़ा, किडनीज़ की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ा और उसका फंक्शन इन डिटेल पढ़ा है कि गुर्दे कैसे काम करते हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट है। फिर यूरिन फार्मेशन कैसे होती है और इसकी दो किस्में जो हमने ख़ास तौर पे हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक यूरिन के बारे में पढ़ा है। गुर्दे बहुत अहम हिस्सा हैं जिस्म का और इनका काम करना बहुत ज़रूरी है। इनके बगैर जो है वो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ केमिकल, यूरिया, यूरिक एसिड और मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल्स होते हैं वो जिस्म में ज़्यादा हो जाते हैं, खून में उनकी मिकदार बढ़ जाती है, जिससे पूरा बॉडी जो है वो काम करना छोड़ देता है, पूरा जिस्म काम करना छोड़ देता है, कमज़ोर हो जाता है। तो गुर्दों की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। और गुर्दों के अंदर कौन कौन सी ख़राबियाँ हो सकती हैं और हम कैसे उनको केयर कर सकते हैं, इसके बारे में हम इंशाल्लाह लेसन में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेसन आपको पसंद आया होगा। आपका शुक्रिया। ये जो YouTube चैनल है तालीम मंजिल, ये सिर्फ सीखने और सिखाने के लिए है। आप इसको पसंद भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, उसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह।